आज का टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट और हम लोग बात करने वाले हैं मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब वही एलिमेंट ग्रुप 13, 14, 15। आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे होंगे। अगर आप लोगों ने सेशन अटेंड नहीं किया है तो पुराने वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। हाय शिवम, गुड इवनिंग, कैसे हो? चलिए, बच्चे आ चुके हैं और हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है एंड वी कैन सी दैट 6:30 हो गया है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे मीनवाइल ज्वाइन करते रहेंगे और सेशंस को हम लोग अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हाय सैयद, अखिलेश, शिवम, मुस्कान, वेदावती वेदावती जी। ओके, सो सारे बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यस, सो आज का सेशन है पी ब्लॉक एलिमेंट का और कंटिन्यू करेंगे। कल के सेशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि नेटवर्क की खराबी होने की वजह से कल हम आपसे जुड़ नहीं पाए थे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और हमारा वही टॉपिक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15। ठीक है, चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। नो प्रॉब्लम, ओके, चलते हैं। तो जैसा कि हमने बात करी थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप 13, 14, 15 की, तो हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, 14, 15 की। तो कैसे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी वैरी होती है और कैसे इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये सारे डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहली प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट की। पहली पहली प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट की। ओके, ये कंटिन्यू होगा बेटा, कोई इश्यू नहीं है, टेंशन मत लो। ये कंटिन्यू है, आपने जो सेशन मिस किया था वो मिस नहीं हुआ है, वो कंटिन्यूशन है। आप ये मत सोचिएगा कि आपका कोई टॉपिक मिस हुआ है, बिल्कुल अब टॉपिक मिस नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूएशन में है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ प्राइमरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट। द the highest oxidation state exhibited by the p block element is equal to the total number of their chemical property, their oxidation state. So what is oxidation state? Basically oxidation state मतलब क्या होता है? Total number of valence electron, sum of the s electrons and p electrons. This is sometimes called as an oxidation state. So what we can say? Total numerical charge carried by any element, ions or molecules called as its oxidation number। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? इट कैन बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड on the basis of valence electron, on the basis of valence electron। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम इनको क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इन इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज समटाइम कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन स्टेट। in boron, carbon and nitrogen family, the group oxidation state is most stable oxidation state. Most stable oxidation state is where it is there in the nitrogen family, boron family, carbon family। अभी स्टार्ट किया है बेटा, अभी स्टार्ट किया वैष्णवी, ज्यादा लेट नहीं हुआ। For a lighter element beside the element of the group 13, 14, 15 exhibit other oxidation state। 13, 14, 15 exhibit the other oxidation state which are lower than the group oxidation state by 2 unit। Okay, which are lower than the group oxidation state by 2 unit। The lower oxidation state become increasingly stable as we move down to the heavier element in the group। The table number 9.5 shows the various oxidation state exhibited by the element belonging to this group। तो इसमें क्या बताता है? पहले तो हमें सीखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ये चीजें सीख लेने के बाद, ये चीजें पता हो जाने के बाद, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये चीज अगर आपको पता हो गई तो आप क्या बता सकते हो उसमें? आप क्या बता सकते हो कि उसमें
कौन से वाले ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी होता है, कौन से वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे वेरी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें क्लियर हो रही हैं। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। यहाँ पर टेबल देखिए, टेबल नंबर 9.5 है। टेबल नंबर 9.5 जो है वो हमको ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है अलग अलग ग्रुप का। कौन से ग्रुप का? ग्रुप नंबर 13 का, ग्रुप नंबर 14 का और ग्रुप नंबर 15 का। ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ग्रुप नंबर 13 का, ग्रुप नंबर 14 का और ग्रुप नंबर 15 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। कौन सा? ये टेबल। और ये टेबल क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस टेबल को। ये कहना चाहता है कि NS2 और NP1 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? ग्रुप नंबर 13 का। ग्रुप नंबर 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP2। ग्रुप नंबर 15 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? NS2 NP3। तीन ऑक्सीडेशन स्टेट है, समझ में आ रहा है? तीनों का तीन ग्रुप है। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ बेटा? एक इधर और दो इधर, तो टोटल कितना हुआ? तीन, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आया इसका। ठीक है, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? अगर एक ही इलेक्ट्रॉन लूज हुआ इधर से तो क्या आएगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये देखिए NS2 NP1, तो अगर ये ही इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। लेकिन अगर ये दोनों भी लूज लॉस्ट हो गए इलेक्ट्रॉन तो आपको +2 और आ जाएगा, मतलब +1 ++2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो +2 नहीं सिर्फ आएगा, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी सीन इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 13। तो ये सारे जो कंपाउंड है, इन सारे कंपाउंड का अगर आप चेक करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको आएगा +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आएगा? +3 या फिर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट मैं सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, अभी नहीं सीखना है हम लोग को। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आया देखो, मैं बता रहा हूं। देखो बेटा, पहले मुझे ये बात बताओ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो इस चीज को कि ये NP NS2 और NP1 है। ठीक है, क्या है? NS2 और NP1। मुझे बताओ कि इसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? शिवम बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल वैलेंस शेल में? 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं, मतलब ये वाला और ये दो, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। लेकिन अगर सिर्फ NP का इलेक्ट्रॉन जाता है, NP का एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो ऐसे केस में क्या होगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या था? NP वाला। दो भी हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये फुल फिल्ड है। NS2 इज अ फुल फिल्ड शेल। S की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की है। फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल काम है, आप इस चीज को याद रखिए। जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पूरी तरह से कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको निकालना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। ठीक है, तो ये 1 निकलना आसान है और तीनों निकलना आसान है। हाँ, इसमें दिखाता हूं, देखो इसमें, इसमें 3 नहीं आएगा, या तो ये 2 जाएगा या तो 4 आएगा, इसीलिए 2 और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आए। देखो, या तो 2 आएगा या तो टोटल 4 आएगा। NP2 और NS2, तो दोनों चले गए, दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। लेकिन लेकिन अगर सिर्फ P का गया तो क्या हो गया? 2 आया, तो +2 जाएगा या +4 जाएगा। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। -4 क्यों? अब सही क्वेश्चन पूछे हो बहुत। देखो, देखो अब इस चीज को समझाता हूं मैं तुमको। देखो देखो ध्यान से देखो, NS2 NP2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो NS में 2 इलेक्ट्रॉन है। वैष्णवी, अदर स्टूडेंट, आई थिंक सर, नो रे, आई एम नॉट टॉकिंग टू समवन एल्स, नो, कैन यू हियर मी? वेरी गुड, ओके। मेरी आवाज आ रही है बराबर ना? कंफर्म है मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करो प्लीज। वाह बच्चों वाह, कितने अच्छे हो, कितने अच्छे बच्चे हो तुम। चलो ठीक है,
नेक्स्ट वाली स्लाइड देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ ये वाला हमने देख लिया था। ये वाला कहाँ गया स्लाइड हमारा? नहीं नहीं, कैटेनेशन क्यों चालू हो गया? अच्छा चलो ठीक है। देखो ये वाली स्लाइड देख लो पहले, वो वाला टॉपिक पे फिर से हम लोग आते हैं, वो पुराने टॉपिक पे हम फिर से आएंगे वापस। ठीक है, ये टॉपिक को देख लो, क्योंकि पता नहीं स्लाइड ओपन जल्दी नहीं हो रही है। इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, फर्स्ट विल सी अबाउट द कैटेनेशन प्रॉपर्टी। व्हाट इज कैटेनेशन? कैटेनेशन इज अ प्रोसेस, you can see it's a property of self linking. Elements are having the property of self linking of atom of an element with covalent bond, with a covalent bond to form the chain, and ring is called as a catenation. They will form the catenation. How the catenation will form? Catenation will form by the covalent bond with a self linking. So I hope you can see over here. Catenation is a property of self-linking of atom of an element by covalent bond to form chain and ring is called as an catenation. So chain and ring, you must be aware that carbon is having linkage with carbon, right? So carbon is having linkage with carbon to form a long chain compound, right? So this is what the long chain compounds are forming, and as the long chain compounds will form, you will be getting that compound will have the nature of catenation, and this property will be seen in case of what? This property will be seen in case of group number 14. In case of group number 14 it will be seen, so that we should keep in mind. ये चीजें हमको याद रखनी है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसके केसेस पे होगा? कैटेनेशन प्रॉपर्टी होगा कार्बन के केसेस में, या फिर कार्बन एक ऐसा स्पेशल एलिमेंट है जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है बच्चा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो टॉपिक नंबर 9.5 एक्सप्लेन्स अस क्या एक्सप्लेन करता है 9.5? ये क्या बताता है? ये बताता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। 14 एलिमेंट, हाँ ठीक है। क्या हुआ बेटा अखिलेश, अभी तक क्या हुआ? अखिलेश पूछ रहे हैं, कोई कौन पूछ रहा है? सर चैप्टर स्टार्ट कब हुआ? बेटा ये चैप्टर पहले स्टार्ट किया है अखिलेश, मैंने बहुत पहले चैप्टर ये स्टार्ट किया है। ठीक है, ये अभी एक दो दिन में चैप्टर ये खत्म भी हो जाएगा, ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, अभी थोड़ा ही बचा है, ज्यादा नहीं बचा है इसमें। राइट अखिलेश? अखिलेश मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो ये चैप्टर में ज्यादा नहीं बचा हुआ है, थोड़ा ही बचा है, ज्यादा नहीं बचा है। इसको ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो चलो कंटिन्यू करें। तो हम लोग को क्या सीखना है बेटा? व्हाट इज कैटेनेशन? कैटेनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। Catenation is a property of substance where we are having the elements are depend upon the strength of the bond form. So it is totally depend upon the what? Strength of the bond form. You must have seen ना, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि प्रोपेन या ब्यूटेन को ऐसे लिंकेज में लिखते हैं, ऐसे लिंकेज या ऐसे ब्रांचेस बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा ऐसे ब्रांचेस बनाते हैं। तो ये ब्रांचेस क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? तो ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच इज लिंक देमसेल्फ, जो कार्बन खुद से लिंक हो के क्या बनाता है? कैटेनेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। ऐसे और तो कोई इतना एलिमेंट नहीं है जो कैटेनेटिक प्रॉपर्टी दिखाए, लेकिन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कैटेनेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है, तो पहली बात मुझे बताइए, सारे सारे बच्चों बताओ कैटेनेशन का मतलब क्या हुआ? कैटेनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस in which they must be attached with a long chain to form a कार्बन कार्बन लिंकेज। आप लोगों ने बचपन में निंजा हथौड़ी देखा होगा, कितने बच्चों ने देखा है बताइए तो जरा। निंजा हथौड़ी देखा? निंजा हथौड़ी, निंजा हथौड़ी कौन कौन देखा है? निंजा हथौड़ी या फिर कार्टून वगैरह आता था, कितने बच्चों ने देखा है? बताइए, आवाज आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहा हूं मैं। यस यस, देखा है देखा है, मुस्कान ने भी देखा है। ओके ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें यस यस अविनाश, तो आप लोगों ने ऐसे टाइम पे देखा होगा। अभी अभी भी देखते हैं? अरे वाह, मैं तो नहीं देख पाता हूँ यार। मैं भी बचपन में बहुत देखता था, बचपन नहीं मतलब जब मैं कॉलेज वगैरह में था तब देखता था।
अभी नहीं देखता हूँ। तो उसमें क्या होता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि एक जो हथौड़ी रहता है, उसका जो निंजा होता है, वो निंजा आपस में जब उसको मारने आते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो आपस में जुड़ जुड़ के, ऐसे जुड़ जुड़ के लिंकेज बना बना के ढेर सारा कॉपी बना लेता है, अपना रेप्लिका बनाता है ना, ऐसा रेप्लिका, और आपस में जुड़ जाता है, एकदम चेन बना लेता है लंबा सा। ऐसे ही कार्बन की भी प्रॉपर्टी है। कार्बन खुद से अटैच होने की प्रॉपर्टी है। कार्बन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? खुद से अटैच होने की। और खुद अटैच होके क्या बना देता है? लॉन्ग चेन कंपाउंड। और बेटा आप बिलीव नहीं करोगे, यही रीजन है कि आज हम लोग ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी? पॉलीमर की प्रॉपर्टी, पॉलीमराइजेशन जो देख रहे हैं, वो पॉलीमराइजेशन किसकी वजह से देख पा रहे हैं? इसी कार्बन के कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। अगर कार्बन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती तो शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही नहीं होती, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती। इसीलिए ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे कि सर क्या बाकी किसी चीजों के लिए कार्बन नहीं, मतलब उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है क्या? बाकी एलिमेंट में प्रॉपर्टी नहीं होती? तो होती है बेटा। जैसे फास्फोरस जो होता है वो P4 स्टेट में होता है। मतलब फास्फोरस क्या होता है? P4 स्टेट में। जैसे फास्फोरस 4 लोगों के साथ में अटैच रहता है, 4 फास्फोरस के साथ में ऐसा अटैच रहता है, ऐसा फास्फोरस। सल्फर सल्फर 8 ऑक्टा स्टेज में रहता है, सल्फर ऑक्टा स्टेज में रहता है। ऑक्सीजन कैसे रहता है? 3, मैक्सिमम 3 होता है, जिसको ओजोन कहते हैं हम लोग। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना होता है? 2 होता है, N2। लेकिन कार्बन जो होता है ना, कार्बन वो इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट मतलब इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते। कार्बन इतना ज्यादा लिंकेज बना सकता है जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। इस प्रोसेस को बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं? कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चा? कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। मेरी बात समझ में आ रही है? बात मेरी समझ में आई? कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है? इट्स सो इजी, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। सो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी आप सबको समझ में आ गई। सो यही एक प्रॉपर्टी थी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन जो हमारा चल रहा था, उसमें एक प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट की तो मैंने बताया था, अभी आप देखो, कुछ किसी बच्चे ने पूछा था कि सर NS2 और NP2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एकदम इजी था बेटा। NS2 में N का देखो ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और NP2 में एक और ये एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एक और ये एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें 3 चीजें हो सकती हैं, 3 चीजें। कौन सी चीजें हो सकती हैं? पहला प्रोसेस क्या हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएं। जब दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। ठीक है। अगर ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, एक निकलेगा नहीं, इसमें से एक कभी नहीं निकलेगा, निकलेगा तो दोनों निकलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी लेवल सेम होती है। तो ये इसमें से एक नहीं निकलेगा, इसमें से जब भी निकलेगा तो दो निकलेगा। किसमें से? एस वाले के अंदर से। एस वाले के अंदर से एक नहीं निकलेगा, हमेशा जब भी निकलेगा तो दो निकलेगा। जब यहाँ से दो निकलेगा तो ऐसे टाइप पे क्या होगा कि यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए निकल गए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? आपको क्या मिल जाता है? ये +4 हो जाएगा। +2 तो पहले से था, अब 2 इलेक्ट्रॉन और निकल गया, +4 हो गया। ये 2 पॉसिबिलिटी तो आपको आता ही है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं। 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे इसको? देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे इसके अंदर? तो इसको भरने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए मैं यहाँ भर रहा हूँ, अलग कलर से भर रहा हूँ तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये भरा गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। तो भरा है ना हमने, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक्सेप्ट किया है। वी हैव एक्सेप्टेड इट। व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी हैव एक्सेप्टेड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा? आपको क्या हो जाएगा कि -4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलेगा। तो आपको 3 ऑक्सीडेशन, वो वाली स्लाइड जो मैं दिखा रहा था उसमें मिल रहा था। कब? +2, +4, -4। 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिल रहे थे। बात मेरी समझ में आ रही है बच्चों? स्टूडेंट्स जस्ट रिस्पॉन्ड, बताइए मेरी बात समझ में आ रही है? शिवम, यस, वेरी गुड।
वेरी गुड मुस्कान, थैंक यू सो मच। ओके बच्चों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में और भी कुछ। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें देखनी है हम लोग को, देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एलोट्रॉपी की प्रॉपर्टी। एलोट्रॉपी की प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉप्स? सो यू कैन से व्हेन अ सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, जब सॉलिड जो होता है, सॉलिड वो एग्जिस्ट करता है इन अ डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स मतलब क्या होता है? अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब देखो क्या होता है, अभी आप इसको इस तरीके से समझिए, कोई एक एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट है, उससे कई एलिमेंट मान लीजिए बने, कई कंपाउंड बने हुए, जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, उससे क्या बना है? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स, ऐसे कई चीजें, कई नई नई चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। किससे? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स, किसे? कार्बन से। तो क्या होता है कि कोई कंपाउंड, मतलब कोई कोई एलिमेंट जिसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसके कंपाउंड स्ट्रक्चर नहीं, जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या द एलिमेंट आर सेम, or they made up of same element but having the different structural arrangement, मतलब उनके स्ट्रक्चर सिर्फ अलग होंगे, उनके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो है वो सेम रहेंगे, ऐसे टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी या फिर एलोट्रॉप्स कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? एलोट्रॉप्स। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। एलोट्रॉप्स क्या है? एलोट्रॉप्स इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। बात सही है, फिजिकल प्रॉपर्टी किसका? सच एज अ कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट। जैसा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे डेंसिटी होता है, जैसे कलर होता है, ऐसे ही ये एक प्रॉपर्टी है। ऐसे ही क्या है? एक प्रॉपर्टी है, जिसमें this phenomena is called as an allotropy. Individual crystalline forms are called as allotropes. Individual crystalline forms are called as an allotropes. The diamond and graphite are well-known allotropes of the carbon. The diamond graphites are what? Well-known allotropes of the carbon. Fullerenes, graphenes, and the carbon nanotubes are other allotropes of carbon. Carbon nanotubes are other allotropes of carbon. Elements such as carbon, boron, bismuth, silicon, etc. are the group number 13, 15, 13, 14, 15 exhibit the allotropy. तो एक बार मैं फिर से आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ एलोट्रॉपी का। एलोट्रॉपी मतलब क्या होता है? अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, एक ऐसा सब्सटेंस जो सेम एलिमेंट से बना रहे, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट जो सेम सब्सटेंस से बना रहे, लेकिन वो उसके अंदर के स्ट्रक्चर जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। उसके अंदर के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, उसके अंदर के अरेंजमेंट जो होने चाहिए वो अलग होने चाहिए। उन्हें क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी। इस नेचर को क्या कहा जाता है? एलोट्रॉपी। कृपया बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्रेकआउट्स, यस शिवम, मैं ब्रेकआउट्स लूंगा, रुक जाओ थोड़ा, एक दो टॉपिक और कवर कर ले दो, मैं ब्रेकआउट लूंगा बच्चा, मुझे याद है। ठीक है सर, समझा सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चों बताइए, आपको समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कम ऑन गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक दो ब्रेकआउट ले लिया जाए, और ब्रेकआउट के बाद फिर से आके पढ़ाई करनी होगी। हाँ, हम लोग को आके पढ़ाई करनी होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ ब्रेकआउट होगा। ओके, तो चलिए ब्रेकआउट करेंगे और फिर से आके पढ़ाई करेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है मुस्कान। ओके, ठीक है, ठीक है, गुड गोइंग। चलो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप सबसे, तैयार रहिएगा। चलिए एकदम इजी सा क्वेश्चन लेके आया हूं, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप देखिए जरा इस क्वेश्चन को। बहुत सारे बच्चे आंसर करने चाहिए मुझे 100% रिजल्ट चाहिए इसमें, सारे के सारे बच्चे आंसर करने चाहिए। हु गेव द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? इन
So 100% student have given a correct answer. That's really great. Wow, amazing. Shall we go for another question? हाँ, वॉइस आ रही है बेटा, आ रही है, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं लेके आता हूं आपके लिए। बड़े दूर से लाना पड़ता है बेटा, जरा पेशेंस रखिएगा। एक सेकेंड, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा मेरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन रहेगा मेरा इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ये रहा। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आप सभी को इसका आंसर देना है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। सोचिए जरा, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, टफ है, बट आंसर तो देना होगा। ये क्वेश्चन के बारे में मैं बता भी चुका हूं, ठीक है? निकालिए आंसर फटाफट। कम ऑन चैंपियंस, यू कैन डू इट। आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस क्वेश्चन। Which of the following species is planar in nature? ये कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स का क्वेश्चन है। VSEPR थियरी है। जिसके पास अगर आप ध्यान से देखोगे, एक लोन पेयर वाला और एक बिना लोन पेयर वाला ग्रुप मिलेगा, उसके पास ज्यादातर होने का चांसेस है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देख के भी आप देख सकते हो, कई तरीके हैं इसके। ठीक है, आप आंसर दीजिए जरा इसका। चलिए, आंसर आंसर क्विकली, 30 सेकेंड बचे हुए हैं और आपके समय समाप्त हुआ। 0% स्टूडेंट हैव गिवन अ करेक्ट आंसर, 0%। किसी को ये लगा ही नहीं कि आंसर होगा। आपको याद रखना होगा कि दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज अ प्लेनार, रेस्ट ऑफ ऑल इज नॉन प्लेनार इन नेचर। NO NO3 माइनस, ये जो कंपाउंड है वही क्या है? नॉन, सॉरी, प्लेनार है। यही वाला जो कंपाउंड है वही प्लेनार है। इसका स्ट्रक्चर एक बार गूगल पे आप डाल के देखिए, आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। इसका स्ट्रक्चर प्लेनार है, बाकी सारी चीजें क्या है? नॉन प्लेनार है। बाकी सारे स्ट्रक्चर क्या है? नॉन प्लेनार। अभी देखो, अमोनिया कहाँ प्लेनार, कहाँ है बेटा? अमोनिया टेट्राहेड्रल है ना, लोन पेयर है, तो ये प्लेनार नहीं है ना। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल HOH एक प्लेन में है, लेकिन इसके ऊपर जो लोन पेयर है ये क्या है? प्लेनार नहीं है। ठीक है, 3D है, एक ही प्लेन में नहीं आते। सिर्फ यही एक ऐसा कंपाउंड है जो एक प्लेन में आता है, इतना याद रखना। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी क्वेश्चन पूछूंगा आपकी बात, टेंशन मत लेना। रुक जाओ, इजी क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा वक्त दीजिएगा मुझे। ये क्वेश्चन रहेगा इस वाले चैप्टर से, जिसमें से आपको इजी इजी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और तब इजी क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखो। ये वाला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है दिखने में, लेकिन है ये इजी। Which of the following is an example of liquid dishwashing detergent? ये आपको नहीं पता होगा तो भी सीखने को मिलेगा, ये अच्छी चीज है इसमें। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपको नहीं पता होगा तो सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। मुझे बताइए, इनमें से कौन सा लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट कौन सा है? प्रिल, विम लिक्विड, विम जेल, ये सब है ना, वो किन चीजों से बने होते हैं? कौन है वो? बताओ बताओ, ब्रेकआउट मारो तुक्का। सारे बच्चे तुक्का मार रहे हो? मारो, तुक्का मारने जैसा क्वेश्चन नहीं है ये सब। आपके सिलेबस के क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा मैं, मतलब प्रैक्टिस बहुत लगेगी। इसके कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस बहुत लगेगी। 38 सेकेंड बचे हुए हैं, क्विकली। आपके आंसर अभी तक आए नहीं है, आंसर दीजिए सारे बच्चों, आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है डी। 44% स्टूडेंट लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। 44% स्टूडेंट लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा वो याद रख लीजिए। इस आंसर को याद रख लीजिए, ये एक ही चीज है, वो याद रखना चाहिए आपको। इस आंसर को याद रख लीजिए, आपको काम आएगा।
ये क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा भी गया हो कभी, बट इसका आंसर बताइएगा। बार बार एक ही टॉपिक, इन सब सारे टॉपिक को मैं लेके आता हूँ क्योंकि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो सके, समझे। बार बार इन्हीं सब सारे टॉपिक को लेके आता हूँ क्योंकि इनकी इनकी प्रिपरेशन काफी जरूरी है और अच्छे से हो सके इसलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which one of the following will not enhance the nutritional value of the food? इनमें से कौन ऐसा चीज है, कौन ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके खाने की योग्यता को बढ़ाता नहीं है, आपके खाने की क्वालिटी को एनहांस नहीं करता है, हेल्प नहीं करता है उसकी क्वालिटी बढ़ाने में? कौन सा सब्सटेंस है? Which of the following will not enhance the nutritional value of the food? खाने की योग्यता को नहीं बढ़ाता है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है? वाओ, आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। सारे के सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है और उसका सही आंसर है डी, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट इज एन एजेंट, इट्स अ कंपाउंड व्हिच इज ओनली यूज फॉर स्वीटनिंग एजेंट, जो जिसका इस्तेमाल सिर्फ स्वीटनर्स के लिए करते हैं, मीठापन के लिए करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग जो न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए नहीं करते। मतलब जो स्वीटनर्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग मीठा के लिए नहीं करते, सॉरी, आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए नहीं करते हैं, मीठा के लिए करते हैं, सिर्फ टेस्ट आने के लिए। तो डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। बहुत सही जवाब, सारे के सारे बच्चों बच्चों ने सही सही जवाब दिया है। तो ये लीजिए एक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने, डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे चैलेंजिंग आंसर देते हैं इसका। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको सख्त हिदायत है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आप आंसर कर पाएंगे, इतना मैं जानता हूँ। चलिए आंसर दीजिए बच्चों। कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में कुछ तो लिखा है, क्या लिखा है? सर एस प्लेनर है क्या? नहीं 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 सर, पहले सब पढ़ने के बाद ब्रेकआउट लिया करो। क्या करूं, आप ही लोग के यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा। आप ही वो बच्चे हो ना सब लोग जो मुझसे बोलते हो कि सर ब्रेकआउट ले लो, ब्रेकआउट ले लो। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मैं क्या करूं बताओ। मुझे फिर लगता है कि तुम्हें बोर हो रहा होगा, चलो एक दो ब्रेकआउट ले लेता हूँ, अच्छा लगेगा, तुम सबको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ऐसा सोच के मैं लेता हूँ। है ना अखिलेश? तो क्या करना चाहिए तुम बताओ। अखिलेश, आंसर देने के बाद बता देना मुझे। Yes, 67% students have given a correct answer. Generally, a strong covalent bond is formed between an inhibitor and an enzyme. एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है किसके किसके बीच में? इनहिबिटर के बीच में और एंजाइम के बीच में। ठीक है, तो आज का ब्रेकआउट यही समाप्त करते हैं, चलते हैं थोड़ा सा कुछ पोर्शन पढ़ लेते हैं और फिर से ब्रेकआउट पे आएंगे। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं। मुझे लग रहा था, अरे यार मैं गलती से म्यूट पे चले गया था। ऑफ ऑन जा रहा था हमारे टीम में। ऑडिबल, ओके ओके ओके, ठीक है चलते हैं। आगे वाला स्लाइड को बात करते हैं और फिर उसके बाद फिर से पढ़ाई करेंगे, फिर से करेंगे। ठीक है, सो मैंने एलोट्रॉपी सिखाया आप सबको, एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन, ये वाला जो टर्म था वो मैंने सिखाया। आगे चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को देखते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल है डायमंड का। Diamond in such carbon atoms, it is linked four other carbon atom via which one? sp3 hybridized bond. Via sp3 hybridized bond in tetrahedral manner. In which manner? In tetrahedral manner. So we can say the structure of diamond is given over here. We can see that diamond का structure कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। जैसे कार्बन है, ये देखो यहाँ पर कार्बन आएगा और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, और फिर क्या होगा? ऐसे जुड़े होंगे कार्बन, सारे कार्बन जुड़े होंगे ऐसे, देखो समझ रहे हो? ऐसे जुड़े होंगे। तो मैं कार्बन अब नहीं लिख रहा हूँ, देखो अब ध्यान से देखो,
ऐसे ऐसे जुड़े होंगे, एक एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है वो जायंट होता है। जायंट मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, जायंट स्ट्रक्चर होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि डायमंड shows the giant structure of carbon, which is tetrahedral structure. Tetrahedral structure. Okay, that is sp3 hybridized. Which hybridization? sp3 hybridization in tetrahedral manner. So we can get in tetrahedral manner, it is sp3 hybridized, and we are getting the allotropy of carbon. We are getting allotropy of carbon. Is it clear? तो ये डायमंड का हो गया। ऐसे ही फुलरीन्स होता है, फुलरीन्स। ऐसे ही ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर अलग हैं, लेकिन ये सारे लोग किससे बने हैं? कार्बन से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। ये चीज आपको काफी अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। द कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज 154 पिकोमीटर। कार्बन और कार्बन का बॉन्ड का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 154 पिकोमीटर का डिस्टेंस है। कितने का डिफरेंस है? 154 पिकोमीटर का डिस्टेंस है। ये चीज है। द टेट्राहेड्रल are linked together, forming a three-dimensional network structure involving carbon-carbon single bond. Thus, diamond is the hardest natural substance. Keep in mind that hardest natural substance, having high melting point of around 3930 degrees Celsius. जिसका melting point कितना है? 3930 degree Celsius. Diamond is a bad conductor of electricity. Dear, it's a bad conductor of electricity. Uses. Diamond का use क्या है? Diamond is used for cutting glass and drilling tools, for making dyes, for drawing thin wire, metals, for making jewelries. तो सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट तो आप सबको पता है, डायमंड का इस्तेमाल ज्वेलरी में किया जाता है। लेकिन सारे के सारे डायमंड ज्वेलरी में यूज नहीं होते हैं। सारे के सारे डायमंड ज्वेलरी में नहीं यूज होते। वो डायमंड जो ज्वेलरी के लायक होते हैं उन्हें ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ डायमंड ऐसे होते हैं जो कटिंग, वेल्डिंग, इन सारे चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सैटेलाइट में यूज होता है कैसे? अब वो मुझे नहीं मालूम, होता होगा तो किसी स्मॉल स्केल पे या गुड स्केल पे होता होगा। आई डोंट रिमेम्बर, बट आई डोंट मतलब नो अबाउट। हो सकता है शायद होता होगा, मुझे भी पता करना पड़ेगा शिवम। लेकिन इन जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। इन ग्लास, लार्ज स्केल नहीं, इन ग्लास, यस, इन ग्लास कटिंग के लिए, ग्लास जो होता है ना उसको कट करने के लिए, क्योंकि उसमें डायमंड के जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं, शार्प होते हैं। अच्छा यस सर, सोलर पैनल इसका होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है। हाँ तो फिर इस्तेमाल होता है फिर, अगर सोलर पैनल में यूज होता है तो फिर होता है। तो ये चीजें याद रखिए, इन सब जगहों पे इस्तेमाल होता है डायमंड का। आगे चलते हैं, बी वाला पार्ट जो है वो ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज कंपोज्ड ऑफ लेयर ऑफ थ्री डायमेंशनल शीट। तीन डायमेंशनल शीट का लेयर होता है। ऐसे देखो, तीन लेयर होता है, ऐसा लेयर होता है, और एक दूसरे के साथ बॉन्ड से अटैच होते हैं। ये कौन सा बॉन्ड होता है? वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन दोनों के, तीनों वॉल के बीच में। सैटेलाइट का सोलर पैनल पर सनलाइट ज्यादा होता है स्पेस में। ओके ओके, गुड टू नो, थैंक यू सो मच शिवम, मैंने खुद भी सीखा तुमसे आज, अच्छा लगा। कार्बन एटम, each being made of hexagonal net of sp2 carbon bonded to three neighbors, forming three bonds. The fourth electron in the unhybrid p orbital of each carbon is shared by all p carbon atoms. These pi electrons are delocalized over the whole layer. The carbon-carbon bond length in the graphite is 141.5 picometer. Carbon-carbon bond length in graphite is 141.4 picometer, and the individual layer are held by the weak van der Waals force. तो मैंने बताया इनके बीच में जो लेयर होता है वो कौन सा फोर्स होता है? वीक van der Waals फोर्स होता है, separated by nearly 335 picometer.
का जो सेपरेशन रेंज है वो कितना है, 335 पिकोमीटर का सेपरेशन रेंज है। ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, सॉफ्ट एंड स्लिपरी। इसीलिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है लुब्रिकेटिंग एजेंट में। इट इज यूज एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ग्रीस, ग्रीस वगैरह सुनो, ग्रीस या फिर मोबिल ऑयल, मोबिल ऑयल, ओके। या फिर आप लोगों ने सुना पेंसिल, पेंसिल में भी अगर पेंसिल में ग्रेफाइट का कंटेंट कम हो जाएगा तो पेंसिल स्लिप ही नहीं करेगी, वो स्लिप जल्दी नहीं होगी। यही रीजन है, पन्ना आपका फाड़ देगा वो पेंसिल, ठीक है। तो इसीलिए इन सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीस के अंदर, मोबाइल ऑयल के अंदर। आप लोगों ने ग्रेफाइट को ग्रेफाइट रॉड देखा होगा, ग्रेफाइट रॉड कहाँ देखा है, ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड आप लोगों ने कहाँ देखा है मैं बताऊं, आप लोगों ने देखा है मस्कीटो रिपेलेंट वाला जो रहता है ना बॉटल, मैक्सो कॉइल, सॉरी कॉइल नहीं, मैक्सो का रिफिल जो होता है ना, रिफिल, रिफिल के अंदर देखो ऐसा डंडी जैसा होता है, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, ये डंडी जैसा होता है, जो डंडी है ना उसका स्टिक है ना, स्टिक, दैट इज ग्रेफाइट रॉड। ये क्या है, ग्रेफाइट रॉड होता है, ओके, सो दैट इज ग्रेफाइट रॉड। कीप इन माइंड दैट दिस विल बी हेल्पफुल फॉर। तो लुब्रिकेटिंग एजेंट के लिए यूज होता है, ग्रीस के लिए यूज होता है, मोबाइल के लिए, पेंसिल के लिए, और हम लोग ग्रेफाइट रॉड के लिए इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं, अगली स्लाइड को देखते हैं। ये देखो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, 335 पिकोमीटर का डिफरेंस होता है। बॉन्ड कौन सा होता है, वांडर वाल फोर्स। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। और लेयर वाइज स्ट्रक्चर होते हैं, लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिडाइज होता है। 135 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ डिफरेंस होता है, और वांडर वाल, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा इंटेंशनली याद रखनी है, इंटेंसिवली याद रखनी है, ठीक है। तो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल आप याद रख पाओगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम और कोई परेशानी नहीं होने वाली है बच्चा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अगली स्लाइड की तरफ देखते हैं। तो ये वाली स्लाइड नहीं आनी चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने बात करी। अब कुछ पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जो स्लाइड छूट गई थी वो मैं बता दूं आप सबको। मैंने बताया P4 वाला, और फिर उसके बाद मैंने ये वाला बताया कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है। फिर साथ ही साथ में मैंने बताया, ये तो पीरियोडिक टेबल ये पता ही है कि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आज का जो टारगेट था हमारा, आज का जो सारे टारगेट था वो हमने लगभग लगभग खत्म कर लिया। तो चलिए जो समय बचा हुआ है, 2 से 3 मिनट 4 मिनट का जो समय बचा हुआ है, उसमें एक हो जाए ब्रेकआउट, ठीक है। एक ब्रेकआउट कर लेते हैं क्योंकि समय हमारा 1 मिनट शेष है, ठीक है। तो चलिए ब्रेकआउट कर लिया जाए फटाफट, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए एकदम अच्छा वाला। बता दो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए आप सबको, बता दो फटाफट, तो कौन से चैप्टर का चाहिए, एक ही को चैप्टर बताना कोई। कोलॉइड्स का चाहिए, चलो एक चैप्टर आ गया, मुझे मिल गया, मैंने पहले देख लिया कोलॉइड्स का, दूसरा क्वेश्चन नहीं देख पा रहा हूँ मैं। चलिए कोलॉइड्स का क्वेश्चन देखते हैं, एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स। चलिए इसका आंसर दीजिए। कुछ बच्चे बहुत सारे बच्चे नए हैं, और कुछ बच्चे जो पुराने होंगे, पुराने बच्चों को पता होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। जो नए हैं उनको भी, उनको नहीं पता होगा, तो ये आंसर दीजिए। देखना मैं चाहता हूँ कि 100% स्टूडेंट सही जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। 10 सेकेंड बचे हुए हैं, कम ऑन चैंपियंस। फर्स्ट, वाओ अखिलेश, सो क्विक, दैट्स ग्रेट, वाओ। 100% स्टूडेंट हैव गिवन अ करेक्ट आंसर, एंड दैट्स रियली करेक्ट। और ये क्वेश्चन मैं पहले पूछ भी चुका था, तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा। दैट्स रियली ग्रेट, बट याद रखना भी बहुत जरूरी है, कुछ बच्चे याद भी नहीं रख पाते, तो वो बहुत अच्छी चीज है कि बच्चों तुमने याद रखा और अच्छे से ही किया। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि जो ऑल स्टार टीम है, ऑल स्टार टीम रैंक नंबर 1 पे है, और ऑल अड्रेनालाइन जो टीम है वो रैंक नंबर 2 पे है। So congratulations all of you guys, and then let's go ahead with the in this topic. So आज के टॉपिक में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, कल फिर बात करेंगे और वही सेशंस को लेके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय।